नमस्ते साथियों। जैसा कि प्रीवियस ईयर के आधार पे पीपीएससी के एग्ज़ाम में ये देखा गया है कि 3 क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं और उसमें देख के यही समझ में आता है कि जो 1 से 2 क्वेश्चन नेशनल लेवल पे या कभी 1 से 2 क्वेश्चन इंटरनेशनल लेवल पे। तो मैंने अभी करंट अफेयर्स का टॉप 10 टॉपिक जो मुझे लगा है प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के बाद कि एग्ज़ाम में आ सकता है, ये मैं उसका एक बस इंट्रो बना रहा हूँ कि जिससे आपको समझ में आए कि कौन कौन से टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट हैं जिसकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक अभी है वह है वन नेशन वन इलेक्शन। थोड़ा मैं इसका इंट्रो आपको साथ में देते हुए आगे बढ़ता हूँ। जैसे आपको पता ही होगा कि हम हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद के चेयरमैनशिप में एक कमेटी का गठन हुआ था जिसने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया है और इसी इलेक्शन को बोलते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन भी। अगर हम आज़ादी के बाद देखें तो 51, 52, 57, 1962 और 1967 तक एक वो पैटर्न चल रहा था, लेकिन उसके बाद से फिर जो बिखराव आया तो वन नेशन वन इलेक्शन वो एक तरह से फिर वो टूट ही गया। तो अभी ये भी लोकसभा और राज्यसभा में अभी तो न्यूज़ में आ रहा था कि सबसे पहले राज्यसभा में ही पारित किया जाएगा और उसके बाद फिर इसे लोकसभा में भेजा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसके संदर्भ में थोड़ा हम अगर चीज़ों को समझें बारीकी से तो एक होता है फाइनेंशियल बर्डन है ये, और जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसको ध्यान में रख के, और सबसे बड़ी बात है कि सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए है डिपार्टमेंट को। और अभी इसमें कुछ बदलाव भी आएंगे, 82 अमेंडमेंट आएगा। हालांकि साथ में इसके कुछ चैलेंजेज भी हैं जैसे रीजनल इश्यूज़, और फिर पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी ज़रूर ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि 5 साल बाद लोगों को मौका मिल जाएगा। इससे क्या होता है कि अगर सेंटर से लोग नाखुश होते हैं तो स्टेट में उनके खिलाफ वोट दे के, उनके सपोर्ट में वोट दे के अपना वो एंगर या हैप्पीनेस को जाहिर कर पाते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है ना, जो कंसर्न की बात है कि ये फेडरलिज्म पे बहुत इस पर सोचना पड़ेगा कि इसका क्या असर होगा। तो ये पहला टॉपिक जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है, मैं सबका बस ब्रीफ बताते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। दूसरा मुझे लग रहा है इंडिया और यूएसए का रिलेशन। जैसा आपको पता ही है अभी जस्ट मोदी जी वहाँ से अमेरिका गए हैं, और फिर जो 2-3 जो मुद्दा बिल्कुल भी हॉट में बना हुआ है, एक तो इमिग्रेशन वाला इशू जैसे बांध के लाया जा रहा है, अमृतसर एयरपोर्ट पे उतारा जा रहा है। मेरे ख्याल से अभी तक 3 राउंड हो चुका है, 3 राउंड वहाँ की यूएस आर्मी के फ़्लाइट से आ चुका है। ये एक मुद्दा है। साथ में ट्रंप ने ऑफ़र किया है F-35 जो 5th जनरेशन फ़्लाइट है। तो अभी इस पर इंडियन सरकार अभी सोची है, लेकिन इसके साथ कुछ कंसर्न भी हैं, क्योंकि F-35 जो है उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पे कोई बात नहीं है, और अभी F-35 का कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसलिए भी और आगे कंपटीशन है। साथ में रिसेंटली हमारे बेंगलुरु में जो एयर एग्जीबिशन हुआ है, वहाँ दुनिया भर के सारे फ़्लाइट आए हुए हैं, तो अभी वो एनालिसिस चल रहा है। हालांकि उस मोदी जी के टूर में कुछ इम्पोर्टेंट डील जिससे बात हुआ है, जैसे डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन पे, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप। जैसे पता है यूएसए ट्रेड के मामले में इंडिया को बोल रहा है टैरिफ में, वो टैरिफ इंडिया के गुड्स पे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, अमेरिका को लगता है ऐसा। और इंडिया यूएसए में एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर पे भी बात हुआ है, और टेक्नोलॉजी को लेके जैसे एलोन मस्क से मिले तो एआई पे बात चल रहा है। तो ये हमारा सेकेंड टॉपिक था। थर्ड है इंडिया बांग्लादेश। ये तो देख ही रहे हैं कि हाल में जब से शेख हसीना के ख़िलाफ़ जब स्टूडेंट का उतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ
तो वो उसे त्रिपुरा वहाँ से फिर एयरलिफ्ट किया गया, फिर इंडिया लाया गया है। अभी तो दिल्ली में ही वो, और उसके बाद वहाँ जो बनी है कुछ दिन के लिए मोहम्मद यूनूस के राष्ट्रपति मोहम्मद यूनूस जो वहाँ पे भी टेम्प्रोरी एक तरह से मान सकते हैं प्रेसिडेंट है। तो उसके साथ इशू एक्चुअली बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शेख हसीना वो 1971 में जो मुजीबुर रहमान के वहाँ के सत्ता परिवर्तन के बाद अवामी लीग जो उनकी पार्टी है, और फिर अभी इससे क्या हुआ है कि इस रीजन में इम्बैलेंस ज़्यादा हो गया है। हाल ही में देखा गया था कि बांग्लादेश के सेना के चीफ भी पाकिस्तान गए हुए थे। तो इसलिए इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है कि इंडिया बांग्लादेश रिलेशन को मेंटेन करना, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा बाउंड्री शेयर करता है इंडिया और बांग्लादेश एक साथ। इसलिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा एग्ज़ाम के लिए। फोर्थ जो मुझे लग रहा है, इंडिया चाइना रिलेशनशिप। ये तो आपको पता ही होगा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गलवान अटैक के बाद ये पहली बार हुआ कि डिप्लोमेटिक चैनल पे जो हमारे भी डिफेंस फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्त्री सर, वो गए हुए थे रिसेंटली चाइना, और वहाँ पे कुछ बात हुआ है, लेकिन उसका अभी आउटपुट नहीं आया है, जैसे कि डायरेक्ट फ़्लाइट और फिर वो बिज़नेस को लेके। और इसकी शुरुआत एक तरह से कहें तो ब्रिक्स कजान में जो हुआ था रसिया में 2024 में, उसी टाइम पीएम मोदी और वहाँ के काउंटर पार्ट चाइना शी जिनपिंग के साथ जो मीटिंग हुआ था, तभी ये समझ में आ रहा था कि दोनों के रिलेशन में बहुत कुछ सुधार होने वाला है, लेकिन अभी उसका आउटपुट अधिक दिखा नहीं है। तो ये भी मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है। फोर्थ है इजराइल फ़िलिस्तीन वार। ये तो देख ही रहे हैं, अभी रिसेंटली हमास रिलीज़ कर रहा है इजराइली को, और इजराइल रिलीज़ कर रहा है हमास को। और आज ही वो न्यूज़ में आ रहा था कि सऊदी अरेबिया को एक तरह से और टर्की इन लोगों से बात किया जा रहा है, लेकिन अभी थोड़ा मुश्किल है इस वार को रोकने में, क्योंकि अमेरिका भी एक्चुअली चाह नहीं रहा है कि ये वार अभी हो। वो चाहता है कि दो फ्रंट वार भी चलते रहें। इसलिए आप भी देखिएगा इसमें कि क्या आपको लगता है काम का चीज़। एक हमारा है छठा टॉपिक जो हमें लग रहा है कि ये यूएन का एकदम बिल्कुल फेल्योर, यूएनएससी कुछ काम नहीं कर रहा है, और इंडिया का परमानेंट मेंबरशिप का जो अपना दावा है, उसके बाद इतना वार हो रहा है। ट्रम्प के बनने के बाद आप देखते ही होंगे कि यूएन का ह्यूमन राइट्स से बाहर आना, हो सकता है पहले भी वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आ गया था। तो इससे क्या होता है कि यूएन का जो अपना सुपरमेसी है, उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो चीज़ों को नहीं देख पा रहा है। भले ही अमेरिका उसका सबसे बड़ा फंडिंग एजेंसी है यूएन का, उसके बावजूद भी। और सातवां टॉपिक मुझे लग रहा है इंडिया रसिया रिलेशन। वो इसलिए लग रहा है कि हमारा रसिया का एक बहुत पुराना रिलेशन है। अभी रिसेंटली इंडिया ने बहुत सारा कच्चा तेल भी वहाँ से लिया, S-400 लिया, वो भी उसका भी डिले हो गया है, 2 आया है, 2 या 3 शायद, और बाकी अभी स्लो है प्रोसेस, क्योंकि रसिया उधर वार में फंसा हुआ है यूक्रेन के साथ। और जब S-400 लिया गया था तो अमेरिका के द्वारा जो लगाया गया था उस टाइम काटसा एक्ट, तो इंडिया को उसमें एग्जाम्पशन दिया गया था। और अभी इंडिया और रसिया ने रिसेंटली अभी सुखोई Su-57 फाइटर भी इंडिया को बोला है कि वो देगा, साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी देगा, फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। लेकिन इंडिया अभी एक्चुअली जो हमारा डिफेंस पार्टनरशिप होता है ना, वो उसमें अमाउंट से अधिक ये होता है ना कि वो हमारा स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस देखा जाता है कि किससे हमारा फ्रेंडशिप कितना स्ट्रॉन्ग रखना है। इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किससे हम फाइटर लें नहीं लें। और हमारा 8वां टॉपिक जो है जैसे क्लीन रिवर और नमामि प्रोजेक्ट, ये मुझे क्यों लग रहा है, क्योंकि रिसेंटली हम देख रहे हैं, एक तो आज ही हम पढ़ रहे थे, आज ही दिखने में आ रहा था कि महाकुंभ में जो BOD की मात्रा कितना अधिक है, और फिर वहाँ पॉल्यूशन तो है ही, उतने लोग आएंगे तो वो तो नेचुरल है, लेकिन पहले से भी अप टू मार्क तो था ही नहीं। प्लस अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ है दिल्ली में, तो देख ही रहे हैं कि यमुना के नाम पे
जब मैं नमामि गंगे कह रहा हूँ तो साथ में जितनी भी रिवर है भारत की, और बीजेपी ने वादा किया है कि यमुना को साफ़ किया जाएगा, वो तो बाद की बात है, लेकिन ये भी एक चुनावी मुद्दा है, ये होना भी चाहिए। पॉल्यूशन, एयर, वाटर, ये सब हमारे जीवन का लाइफ लाइन है। और मुझे नंबर टॉपिक जो लग रहा है वो है कास्ट सेंसस। क्यों कास्ट सेंसस इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले बिहार के दृष्टिकोण से कि बिहार इसको कंडक्ट कराया, नाम तो दिया सर्वे के नाम से कराया, लेकिन सेंसस तो है ही, उसमें सारा डाटा सरकार के पास है। और बहुत सारी पार्टियां बोल रही है कराने के लिए कास्ट सेंसस। अभी ये देखने की बात होगी। एक्चुअली ये आती है, इसको करवाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वहाँ पे आरजीआई होते हैं, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया, उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन आती तो ओवरऑल है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में ही। और ये लास्ट टॉपिक, ये तो सबसे महत्वपूर्ण है बीपीएससी के लिए मेंस एग्जाम में, बिहार अचीवमेंट इन यूनियन बजट। क्योंकि जब से ये बजट हुआ है तब से ये कहा जा रहा है कि बिहार को ही बहुत कुछ दिया गया है, जैसे मखाना बोर्ड मिथिलांचल के लिए, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, और 2 से 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, वेस्ट कोसी कनाल के बारे में भी बात चल रहा है। ये 4 मिला है, साथ में बहुत सारे प्रोजेक्ट मिले हुए हैं, रोड वाले प्रोजेक्ट, जैसे आमस दरभंगा हाईवे, ग्रीन हाईवे है वो जाएगी औरंगाबाद, गया, पटना, दरभंगा, फिर पटना पूर्णिया ग्रीन एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर, और बहुत से है ना, बहुत से एक्सप्रेसवे पे बिहार को क्रॉस करते हुए गुजरेंगे, जैसे रक्सौल हल्दिया, गोरखपुर सिलीगुड़ी, वाराणसी कोलकाता। तो इससे क्या होगा कि ग्रीन फील्ड में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट बिहार में हो रहा है। साथ ही सेंटर का एक जो प्रयास है कि बिहार को एक इंफ्रास्ट्रक्चर में, कल ही कहीं रिपोर्ट में देख रहे थे कि बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेज़ी से आगे आ रहा है। रिसेंटली मेरे ख्याल से इस साल 15 अगस्त तक 2025 तक पटना मेट्रो का काम भी फेज 1 कम से कम स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये 10 टॉपिक जो मुझे लगा है मैं इम्पोर्टेंट, उसका मैंने बस आपको इंट्रो दिया है। आगे मैं इस सारे टॉपिक को एक एक करके बताऊंगा पूरा डिटेल में। और ये जो टॉपिक है ये आपको ना केवल करंट अफेयर्स में बल्कि और भी जीएस वाला पार्ट में, पॉलिटी में और एशिया में भी काम देगा। तो ये एक मेरा छोटा सा पहल है, आप लोग इसको सपोर्ट कीजिए और आगे देखते हैं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हम सारे टॉपिक को एक एक करके इसमें जाएंगे। पहले करंट अफेयर्स कराएंगे, उसके बाद फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद फिर पॉलिटी, और उसके बाद फिर हिस्ट्री। इस तरह से धीरे धीरे करके हम शॉर्ट में ही चीज़ों को आपको आपके सामने रखेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पसंद कीजिए और सलाह ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।